नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है और मिली जानकारी के मुताबिक विपक्ष आज फिर से सरकार से अडानी और हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी की मांग भी कर सकता है। बता दें कि सोमवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई और दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों को लेकर भाजपा ने माफी की मांग की है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार अडानी मुद्दे पर जांच से भाग रही है। हमारी बात नहीं सुनी जाती है, लेकिन हम विक्रम बेताल की तरह पीछा नहीं छोड़ेंगे। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन है, क्या लगता है माहौल कैसा होगा? जी मुस्कान, आपको बता दें कि आज संसद के सत्र का दूसरा दिन है। आपको जी। बताया कि पहला दिन कहीं ना कहीं देखे तो यस लॉबी यानी कि सत्ता पक्ष राहुल गांधी से उनके कैम्ब्रिज में दिए गए संबोधन पर माफी मांगने की बात पे अड़े रहे, जिसके बाद सदन को 2 बजे तक स्थगित किया गया, फिर सदन की कार्रवाई को शुरू किया गया। जी। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद राहुल गांधी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार से जेपीसी की मांग को लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार जेपीसी से पीछे क्यों हट रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार जी। अडानी के मुद्दों को बनाकर सरकार अडानी के मुद्दों को लेकर सरकार के घेरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और देश के उद्योगपति गौतम अडानी के बीच क्या संबंध है। वो विदेश के यात्रियों में क्यों आखिर अडानी को लेकर जाते हैं। इन सब सवालों के साथ लगातार सदन में विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल पूछ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो महंगाई, साथ ही साथ रोजगार और देश में कहीं ना कहीं असमानता को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार संसद के अंदर में जी। सवाल कर रही है। अगर बात की जाए तो राज्यसभा और साथ ही साथ लोकसभा दोनों की सदनों की कार्रवाई चल रही है। संसद के ये दूसरा सत्र है। सेशन 2 की शुरुआत कल से हुई। अब देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता पक्ष इन तमाम जो सवाल हैं इनका जवाब देते हुए कैसे बचाव करता है। जी बिल्कुल, लेकिन विभांशु अब ये भी अहम हो जाता है, जहां एक तरफ इस बार जो सत्ता पक्ष है उसके पास भी राहुल गांधी का मुद्दा है, जो कि अब लगातार जो बीजेपी है वो हाईलाइट कर रही है। ऐसे में जो कांग्रेस है वो लगातार हिंडनबर्ग के मामले को, अडानी के मामले को लगातार हाइप दे रहा है। तो ऐसे में आज दूसरा दिन है, और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर हंगामा होगा या हो सकता है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वह भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल के जो तमाम सांसद हैं उनका लगातार यही मांग है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब लंदन के दौरे पर राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर में, पार्लियामेंट के अंदर में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद बिल्कुल। कर दी जाती है। इन सभी सवालों पे कहीं ना कहीं जो बीजेपी और साथ साथ घटक दल के नेता है वो लगातार राहुल गांधी से सदन की गरिमा धूमिल करने के मामले का आरोप लगाते हुए वो माफी की मांग कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी लगातार हिंदुत्व की रिपोर्ट, साथ ही साथ अग्निवीर योजना और तमाम सरकार की योजनाओं बिल्कुल। पर सरकार को घेरने का प्रयास कर बिल्कुल, रही है। लेकिन अगर विभांशु हम अगर इमरजेंसी के दौर में चले तो उस दौरान भी जो संसद का माइक है वो बंद किया गया था। तो आखिर कांग्रेस उस दौर को क्यों नहीं याद करती है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, इमरजेंसी का दौर था, सभी जी। नेताओं को मीसा एक्ट के तहत जेल में बंद कर दिया गया था। उसके बिल्कुल। ठीक बाद कहीं ना कहीं बात की जाए तो काफी देखे विपक्ष का काफी अहम रोल और ड्यूटी उस समय देखने को मिला था। ठीक वैसे ही एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ये कहते हुए नजर आ रही है कि अपने इस मामलों को लेकर बचाव करते हुए नजर आ रही है कि आप माइक बंद करने की बात को विदेशों में कह के जी। सदन की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। ये देश बिल्कुल। की बात है, देश के अंदर में होनी चाहिए। इसको लेकर लगातार सवाल कर रही है 1984 के दशक को लेकर कि आप उस वक्त सदन की गरिमा और साथ ही साथ विपक्ष की आवाज के समय जब उनके बातों को नहीं सुना जा रहा था, उस वक्त आप कहाँ थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो संसद के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, जिसको लेकर आज भी हंगामा होने के पूरे आसार है, क्योंकि जो विपक्ष पार्टियां हैं यानी कि कांग्रेस है, वो लगातार जो सत्ता पक्ष है उसको तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगी। फिर चाहे वो अडानी हो, फिर चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, या फिर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे ऐसे हैं तमाम जिन पर आज हंगामे होने के आसार एक बार फिर से जताए जा रहे हैं। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। यूपी सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। वही सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद आरक्षण सूची भी तैयार की जाएगी। निकाय चुनाव की अधिसूचना अप्रैल में जारी हो सकती है और यूपी निकाय चुनाव मई में कराए जा सकते हैं। बता दें कि यूपी निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी को लेकर ओबीसी आयोग ने 350 पेज की सर्वे रिपोर्ट को बीते गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ को अब सौंप दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 350 पेज की सर्वे रिपोर्ट को बीते गुरुवार को सीएम योगी को सौंपा गया है और निकाय चुनाव की इसी बीच सरगर्मियां तेज हो गई है, क्योंकि अब रिपोर्ट सौंप दी गई है। ऐसे में ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि मई में निकाय चुनाव हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट और चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से अब हरी झंडी का इंतजार है। नगर निकाय चुनाव की एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो गई है। 350 पेज की सर्वे रिपोर्ट को बीते गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ को अब सौंपा भी गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। ऐसे में चुनाव के लिए अब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी का इंतजार है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट अपना नया आदेश, नया फरमान जारी करेगा तो उसके बाद निकाय चुनाव होंगे और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मई में निकाय चुनाव हो सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है। क्या लगता है कब तक हो सकते हैं निकाय चुनाव? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी मुस्कान की निकाय चुनाव कब हो सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी अधिसूचना आनी बाकी है। आज जो ओबीसी की जो रिपोर्ट है बताता उसको कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई। रामाचार सिंह ने खुद ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी और आज सुप्रीम कोर्ट में बकायदा इसकी सुनवाई भी चल रही है। हम इसके पहले भी जान सकते हैं प्रकार से जनवरी में निकाय चुनाव पर पाबंदी लगी थी, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मामला था, पिछड़ा वर्ग के हिस्सेदारी थी, इससे लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था और भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार समाजवादी पार्टी के आरोप लगा रही थी। इसमें कहीं न कहीं इसमें कुछ गड़बड़ियां की है समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगा रही थी। तो सत्ता पक्ष अभी तक लगातार आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में था, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा एक टीम गठित करने को ओबीसी आयोग की, जो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाके एक डेटा जुटाएंगे, सर्वे जुटाएंगे। 350 पन्नों की जो है एक सर्वे रिपोर्ट ओबीसी आयोग ने तैयार की है। इसके लिए रामाचार सिंह से उन्होंने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी है और मुख्यमंत्री की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट को मंजूर कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, बकायदा दाखिल कर दिया गया। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट विवेक, ओबीसी आयोग ने जो अपनी 350 पेज का जो सर्वे रिपोर्ट सौंपा है उसमें क्या कुछ मुख्य बिंदु, क्या क्या मेन पॉइंट है उसके? देखिए, जहाँ भी इससे पहले गड़बड़ियां शामिल की गई थी, जहाँ जहाँ आपत्तियां शामिल की गई थी, सही कर कैसे दिए गए थे कि जो सीट आरक्षित थी पिछड़ा वर्ग के लिए उसको किसी और कैटेगरी में डाल दिया गया। तमाम ऐसी चीजें गई। समाजवादी पार्टी ने ऐसी बात कही कि जहाँ उनकी स्थिति मजबूत थी, जहाँ पे किसी उनकी पिछड़ा वर्ग की थी, पहले तो ओबीसी आए हैं, उसको किसी और वर्ग में डाल दिया गया। तो इसके बाद जब ओबीसी आयोग का गठन हुआ था तो रामबंदर सिंह साफ तौर पर कहा था कि वो प्रदेश के सभी जिलों में जाके वहाँ एक डाटा जुटाएगा, बकायदा कितने टेस्ट करेगा और कितने टेस्ट में हर चीज जो 3 मुख्य बिंदु होते हैं उन पे जो है विचार किया जाएगा, उनको देखा जाएगा, उनका जाता रहेगा कि किस वर्ग कितने फैसिलिटी होता है, कितनी संख्या में ओवर वहाँ से है, कितने समय से बकायदा ये टेस्ट था। वो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम में भी लागू हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी टेस्ट की बात की गई थी। इसके
बाद जो 350 पेज की सर्वे रिपोर्ट है वो सौंपी गई है और उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको मंजूर किया है ओबीसी की रिपोर्ट को और उसको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी कर दिया है। आज इस पर सुनवाई बिल्कुल होनी है। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी अब दाखिल कर दी है। निकाय चुनाव को लेकर बसपा भी अब एक्शन मोड में आ चुकी है, जहां बसपा सांसद निकाय चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जिसके लिए बसपा अध्यक्ष मायावती ने अब पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। चुनाव की जिम्मेदारी बसपा के सभी 10 सांसदों को दी गई है। इसके अलावा सेक्टर वार सदस्यता अभियान और बूथ कमेटी भी गठित होगी। कैडर के अलावा अन्य वर्ग के लोगों पर भी फोकस होगा। बता दें कि जिसके लिए दिल्ली में जल्द ही बीएसपी सांसदों की अब एक अहम बैठक भी होनी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले निकाय चुनाव होने हैं, जिसको एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। ऐसे में बसपा ने चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ प्लान बनाया है, किस तरीके से बसपा ने खाका तैयार किया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने पिछली बार 2017 में जब स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था तो वहां पर 2 महापौर पद का जो सीट थी वो उसे मिली थी। अब की बार बहुजन समाजवादी पार्टी की जो सुप्रीमो मायावती है, उन्होंने अपने 10 सांसदों को इस कार्य में लगाया है कि अब जो स्थानीय निकाय चुनाव होंगे उनके जो 10 सांसद हैं वो सांसद कहीं ना कहीं अब एक बड़े रूप में आएंगे निखर करके, और जो भी ब्लॉक स्तर से लेकर जिले के स्तर से लेकर के जितने भी कार्यकर्ता होंगे उनको इकट्ठा करेंगे और बूथ लेवल तक मेंटेन करेंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बहुजन समाजवादी पार्टी अब अपने सांसदों को सौंपने जा रही है, तो ये बड़ी बात है कि वो 10 सांसद उनके उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। फिलहाल अब की बार उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में मायावती अपने सांसदों पर भरोसा जता रही हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से उनके जो सांसद हैं वो इस पर खरा उतर पाते हैं। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है, 26 तारीख को मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनकी शादी है, तो दिल्ली में बैठक बुलाई जा रही है 10 सांसदों की। उसके बाद उस पर मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से टिकट का बंटवारा किया जाए। फिलहाल 2017 में जिस तरीके से चुनाव हुआ था उसमें मायावती को स्थानीय निकाय में बेहद सीट मिली थी। बिल्कुल रितेश, जैसा कि अभी आपने बताया कि दिल्ली में भी एक अहम बैठक होनी है, तो इस बैठक में कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी? देखिए, सीधा निशाना मायावती का 2024 ये जो चुनाव आने वाला लोकसभा का, उस चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। लेकिन अभी जो सूत्रों की अगर माने, जो बहुजन समाजवादी के जो विश्वास सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है, 10 सांसद जो हैं वो कहीं ना कहीं एक स्टार प्रचारक के रूप में उभर करके उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय को चुनाव में जिताने के लिए वो अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इसके लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है और उनको मंडल स्तर तक अपने जो उनके कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी ने जो स्पीक कर रहता है सुप्रीमो मायावती है, उन्होंने एक साफ कह दिया है कि जो युवा इसमें कार्य कर रहे थे उनकी कार्यशैली को देखा जाएगा। और एक चीज और अहम कहा गया है इस पार्टी की तरफ से कि वो उन कार्यकर्ताओं पर अपना दांव आजमाएंगी, यानी उनको टिकट देंगी जिनको और पार्टी वाले और अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती का निशाना अब अचूक, अभी तक अचूक रहा, लेकिन अब चूक लगने वाला इसलिए क्योंकि वो 10 सांसदों पर अपना भरोसा जता रही। बिल्कुल रितेश, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही है कि जो बसपा है यानी कि जो मायावती की पार्टी है वो चुनावी मैदान में ही कहीं नहीं है, तो ऐसे में जो जमीनी स्तर का माहौल है उसको देखकर क्या कुछ लगता है? देखो, अगर जमीनी माहौल देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, पिछले चुनाव में विधानसभा में केवल एक सीट थी बहुजन समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, हालांकि उनके सांसद 10 है, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो केवल एक कुर्सी, तो कहीं ना कहीं अब उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आया, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं घरों के अंदर ताला लगाए बैठे हुए हैं, वो निकलने को राजी नहीं है। इसीलिए मायावती अब की बार जो है अपने 10 सांसदों पर भरोसा जता रही थी किसी तरीके से उन्हें विधायक चुनाव में जीत हासिल हो। फिलहाल पिछली बार से अगर देखा जाए 2017 में तो उनके केवल 2 महापौर थे और नगर पंचायतों में भी उनके पास और नगर परिषद में भी उनके अध्यक्ष थे। फिलहाल अच्छी खासी
सीट उन्होंने जीती थी, लेकिन अब की बार स्थिति कुछ डामाडोल लग रही थी। इस वजह से मायावती जो है, बसपा सुप्रीमो मायावती, वो कहीं ना कहीं भरोसा अपने सांसदों पर जता रही है और जीत हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई। बिल्कुल, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगी सरकार 22 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रि पर शक्तिपीठों और मंदिरों में विशेष आयोजन करेगी। पूरे प्रदेश के सभी मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाएगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारी और मंडलों के कमिश्नर को निर्देश जारी किए गए हैं। और यूपी सरकार इस तरह के आयोजन के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए भी उपलब्ध करा रही है। जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर ये आयोजन होंगे और खास तौर पर इन आयोजनों में महिलाओं की सहभागिता कराई जाएगी, यानी कि महिलाओं को खास प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं जिले के अधिकारियों को 21 मार्च तक सभी तैयारियों को पूरा करने के अब दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो डीएम की निगरानी में इस नवरात्रि के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा और ये कार्यक्रम यूपी के सभी 75 जिलों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें महिलाओं की सहभागिता खास तौर पर देखने को मिलेगी, जिसके लिए सरकार ने सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए की राशि देने का भी ऐलान किया है। तो इस नवरात्रि के मौके पर यूपी के सभी जिलों में सरकारी समारोह का आयोजन होना है। अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का भी पाठ होगा और डीएम की निगरानी में इन सभी समारोह का आयोजन होना है, क्योंकि नवरात्रि ये त्योहार जो है ये कुल 9 दिनों का होता है। इस 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसको देखते हुए इस बार यूपी के 75 जिलों में कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होगा और डीएम की निगरानी में ये सभी समारोह आयोजित होंगे। और नवरात्रि के मौके पर यूपी भर में यानी कि पूरे 75 जिलों में सरकारी समारोह के आयोजन होंगे, जिसके लिए सरकार ने 1-1 लाख रुपए हर एक जिले के डीएम को देने का भी ऐलान किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, इस नवरात्रि के मौके पर यूपी के सभी 75 जिलों में सरकार की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, किस तरीके के कार्यक्रम होंगे? जी मुस्कान, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में दुर्गा सप्तमी और साथ ही साथ रामनवमी पर अखंड रामायण और पाठ कराने की आदेश जारी किए गए हैं। इसको लेकर अगर बात करें तो नवरात्रि 22 से और 30 मार्च के बीच में हो रहा है और इसको लेकर नवरात्रि में आम जनमानस को जोड़ने के लिए साथ ही साथ सरकार की एक अलग तरह की पहल है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो संस्कृति है उसको पूरा ध्यान में रखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री इस तरह का निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बताया कि इस निर्देश को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को आदेश गया है। अब देखने वाली बात ये होगी इन सभी जो कार्यक्रमों का रूपरेखा तैयार किया गया है इसका स्थान क्या होता है। आने वाले दिनों में जो तमाम डीएम होंगे, साथ ही साथ राजधानी लखनऊ के डीएम सुरपाल गंगवार से भी इस बात को जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर किस तरह से ये पूरा आयोजन होगा। और साथ ही अगर बात बिल्कुल, लेकिन विभांशु देखा जाए तो पहली बार इस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन होना है। ऐसे में क्या कुछ संदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार जनता को देना चाहती है इन सभी कार्यक्रमों के जरिए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ एक महंत हैं और साथ ही धर्म को लेकर वो आए दिन लगातार बयान देते हैं और धर्म के मूल्यों को बताते हैं। उसी क्रम में वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो पहली बार उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ देश के इतिहास में धर्म के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दुर्गा अष्टमी के दिन माफ करिएगा दुर्गा सप्तदशी और साथ ही साथ रामनवमी अखंड रामायण का पाठ कराने जा रही है। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है, मगर निश्चित तौर से जो आम जनमानस है प्रदेश के अलग अलग कोने का वो इससे कहीं ना कहीं इसे आदेश का इसको स्वीकार करके और कहीं ना कहीं योगी सरकार की वाहवाही भी कर रहा है, क्योंकि आम जनमानस का ये भी कहना है कि पूर्व की सरकार इस तरह का ध्यान नहीं देती थी और योगी आदित्यनाथ हर एक पहलुओं पर ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल विभांशु, लेकिन देखा जाए तो इस तरीके के कार्यक्रम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ये भी ऐलान किया गया है कि हर जिले में 1-1 लाख रुपए की जो धनराशि है वो दी जाएगी। तो किस तरीके से ये धनराशि दी जाएगी?
जी बिल्कुल, आपको बताएं कि हर जिले के डीएम को 1 लाख रुपए इस आयोजन के लिए भेजे जाएंगे, जिसमें भव्य तरीके से पूरे रामनवमी माफ करिएगा, नवरात्रि के समय जो 9 दिन होता है उसमें अलग अलग पाठ होगा। और साथ ही हर एक जिले में बात करें तो भगवान श्री राम के जन्मदिन यानी कि रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ कराने के आदेश जारी किए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन की तरफ से जो 1 लाख रुपए दिया जा रहा है, इसमें अलग अलग जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, इनके यहाँ के डीएम कैसे इससे मैनेज करते हैं और कितना भव्य बनाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। मगर निश्चित तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर पूरे प्रदेश के अंदर में खासकर सोशल मीडिया में काफी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वाहवाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल विभांशु, आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक के कनकगिरी में बीजेपी को सत्ता में लाने की अपील करते हुए कहा कि हमें अब बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, हमें राम जन्मभूमि चाहिए, हमें भाजपा को सत्ता में लाना ही होगा। बीजेपी नेता ने लंदन में दिए अपने बयान को लेकर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा, जब तक मोदी जी हैं, राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन पाएंगे। तो इस दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। हमें और बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, हमें राम जन्मभूमि चाहिए। हमारा भारत में हमारा सभ्यता और संस्कृति का उत्थान होना चाहिए। माना है हमें और बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, हमें राम जन्मभूमि चाहिए। हमारा भारत में हमारा सभ्यता और संस्कृति का उत्थान होना चाहिए। वो एक बार फिर से विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमें बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, हमें राम जन्मभूमि चाहिए। तो आखिर चुनाव जीतने के लिए धर्म की राजनीति कब तक होगी? जी मुस्कान, आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा एक कार्यक्रम को, एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने इस बात को कहते हुए नजर आए कि हमें बाबरी नहीं, हमें राम मंदिर चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो विदेश में जाकर और संसद की गरिमा को धूमिल किए हैं, उस पे राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेमंत बिस्वा का ये बयान, अगर दोनों बयानों को जोड़ के देखें तो कहीं ना कहीं राम मंदिर 2024 में तैयार होना है, लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर मुद्दे को कहीं ना कहीं बनाकर सत्ता में फिर वापस आने का प्रयासरत है। और लगातार अगर बात की जाए तो हेमंत बिस्वा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। और इस बार अगर बात की जाए तो असम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, और कहीं ना कहीं इस बयान से हेमंत बिस्वा हिंदू वोटर्स को अपने तरफ खींचना चाहते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ वहाँ के क्षेत्रीय दल भाजपा को वहां तमाम घुसपैठी और तमाम समस्याओं को लेकर घेरने का प्रयास कर रहे हैं। मगर हेमंत बिस्वा की इससे साफ है कि इनके इस बयान से हिंदू कार्ड के तहत वो तमाम जो वोटर, बिल्कुल विभांशु, अगर देखा जाए तो कई राज्य ऐसे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आए, और कई राज्य ऐसे हैं जहां वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन राम जन्मभूमि को एक मुद्दा बनाया गया। तो क्या लगता है 2024 में ये मुद्दा भाजपा के कितना काम आएगा? जी निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो राम मंदिर की शुरुआत 2024 चुनाव से पहले हो जाएगी। शिलान्यास का कार्यक्रम लगातार, जो वहां पे विकास कार्य है, जो मंदिर निर्माण कार्य है, वो लगातार तेजी के साथ हो रहा है। जब माना जा रहा है कि 2024 चुनाव से पहले मंदिर का प्रारंभ कर दिया जाएगा आम श्रद्धालुओं के लिए। उससे ठीक पहले कहीं ना कहीं 2024 के अंदर में 2024 लोकसभा में राम मंदिर एक अहम मुद्दा बनकर सत्ता पक्ष के लिए निकल के आएगा। जैसा आपने देखा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा राम मंदिर के मुद्दे को उठाकर और कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट कार्ड खेल रहे हैं, और जो उनका ये जो देखा जाए मुस्कान, तो आमतौर पे चुनाव में देख रहे हैं हम कि लगातार धार्मिक मुद्दों को लेकर तमाम नेता अपने तरफ वोटर्स को खींचने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में अब हेमंत बिस्वा का ये बयान कितना कारगर होगा वो तो बिल्कुल विभांशु, लेकिन अगर हम देश के युवाओं की बात करें तो उन्हें चाहिए रोजगार, उन्हें चाहिए नौकरी,
और युवा जो है वो आगामी 2024 के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में राम मंदिर का जो ये मुद्दा है, जो ये बयान है, जो बीजेपी अपना चुनावी एजेंडा बनाएगी, वो युवाओं को साधने में कितनी कामयाब होगी? जी, निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो संसद के अंदर में लगातार कांग्रेस पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। चाहे बात की जाए अग्निवीर योजना की, चाहे बात की जाए तमाम जो रोजगार के ऐसे योजना चलाए जा रहे हैं उसको लेकर, चाहे बात की जाए देश में महंगाई, और वहीं प्रदेश में अगर बात की जाए तो तमाम मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है। चाहे बात की जाए छुट्टा जानवरों की, चाहे बात की जाए किसानों की आय दुगनी की, इन सभी मुद्दों को साथ से सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को, उपलब्धियों को बताते हुए जो जनता के बीच वोट मांग रही है, वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए मुस्कान, तो राम मंदिर का ये मुद्दा जो है वो 2024 के चुनाव में काफी अहम होने वाला है, क्योंकि उससे ठीक पहले मंदिर की शुरुआत होगी और पूरी क्रेडिट जो है राम मंदिर का वो भारतीय जनता पार्टी लेते हुए नजर आई है और इसका राजनीतिक लाभ भी लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो तमाम विपक्ष के मुद्दे हैं उस पर जनता अपना विश्वास जताती है, या भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं और साथ ही साथ राम मंदिर का जो बनाने का क्रेडिट है उस पर विश्वास जताती है, वो 2024 चुनाव में साफ होगा। मगर बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद दिभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद समेत 5 लोगों के बारे में सूचना देने वाले के लिए इनाम की राशि सोमवार को दोगुना करते हुए 5-5 लाख रुपए कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि असद के अलावा अन्य 4 आरोपी अरमान, गुलाम, गुड्डू और साबिर है। बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल, हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके पुलिस सुरक्षा कर्मी संदीप निषाद की 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व सांसद अतीक अहमद राजू पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं और वो इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। तो अतीक के बेटे समेत 5 आरोपियों पर इनाम की जो राशि है वो दोगुना कर दी गई है। अतीक के बेटे समेत 5 आरोपियों पर इनाम की जो राशि है वो दोगुनी कर दी गई है, क्योंकि उमेश पाल की हत्या के बाद से ही ये सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। और वही एक अहम बात भी निकल के सामने आ रही है कि शाइस्ता परवीन पर भी इनाम घोषित कर दिया गया है और शाइस्ता परवीन अतीक की बीवी है, जहां बीते दिनों वो सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखते हुए न्याय की गुहार लगाती हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि हम दोषी नहीं हैं। ऐसे में शाइस्ता परवीन भी अब फरार हो चुकी हैं, उन पर भी इनाम की धनराशि घोषित कर दी गई है और अतीक के बेटों के साथ ही 5 आरोपियों पर भी जो इनाम की राशि थी वो अब दोगुना कर दी गई है। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।